नमस्कार, स्वागत है आपका 9 PM में। मैं हूं सनी गंगा सागर आपके साथ में। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे देश, प्रदेश और दुनिया की दिन भर की वो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो पूरे दिन सुर्खियों में छाई रही। लेकिन शुरुआत करेंगे सबसे पहले विकसित भारत के लक्ष्य की खबर से। देश को साल 2047 तक विकसित बनाने के लक्ष्य से गांवों और ग्रामीणों के विकास को लेकर एक महत्वपूर्ण मानकर मोदी सरकार चल रही है कि ये जो लक्ष्य है इसको हमको हासिल करना है। ग्रामीण रोजगार नीति बड़े बदलाव के साथ धरातल पर उतारने की तैयारी में केंद्र सरकार है। पिछले दिनों शीतकालीन सत्र में संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन यानी कि वीबीजी रामजी विधेयक 2025 को पारित कराया था। उसे रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। अब यह कानून बन चुका है। इधर बिल को लेकर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा है कि मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाना उनकी दोबारा से हत्या करने जैसा है। गांधी जी को एक बार 30 जनवरी 1948 को मारा गया था, अब उन्हें दोबारा से मारा जा रहा है। भारतीय रेलवे ने लंबी दूरी की यात्रा के लिए किराए में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। जी हां, यात्रीगण जरा ध्यान दीजिए क्योंकि नया किराया 26 दिसंबर 2025 से ही लागू होगा। 215 किलोमीटर से ज्यादा का सफर अगर आप करते हैं तो ऐसे यात्रियों को हर किलोमीटर पर 1 से लेकर 2 पैसे अतिरिक्त चुकाने होंगे। रेलवे का अनुमान है कि इस बदलाव से सालाना 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई उसकी हो जाएगी। हालांकि 215 किलोमीटर से कम दूरी की यात्रा करने वालों और मंथली सीजन टिकट होल्डर्स के लिए कोई बदलाव नहीं किया गया है। छोटे रूट, सीजनल टिकट, करोड़ों यात्रियों को लेकर राहत जरूर दी गई है। इससे कम जो दूरी की यात्रा करते हैं उनके लिए या जो मंथली पास पर यात्रा करते हैं उनके लिए। इसका मतलब यह है कि कम दूरी की यात्राएं पहले की तरह रहेगी। इसके अलावा रोजाना सफर करने वाले यात्रियों के लिए भी राहत रहेगी। सब अर्बन ट्रेनों और मंथली सीजन के एमएसटी के जो नियम है या जो टिकटों की दर है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में लोकल ट्रेनों से सफर करने वाले लाखों यात्रियों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। सीबीआई ने रक्षा मंत्रालय के डीडीपी में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा को 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल शर्मा के साथ उनकी पत्नी कर्नल काजल बाली के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। वही शर्मा के दिल्ली स्थित आवास से 2 करोड़ 23 लाख रुपए नकदी जब्त किए गए। 10 लाख रुपए काजल के श्री गंगानगर के आवास में जब्त किए गए। लेफ्टिनेंट कर्नल शर्मा पर रक्षा उत्पादों के निर्माण, निर्यात से जुड़ी हुई निजी कंपनियों के साथ भ्रष्ट गतिविधियों में संलिप्त होने का आरोप लगा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रविवार से मेट्रो की शुरुआत हो गई है। पहले दिन करीबन 100 यात्रियों ने मेट्रो में सफर किया है और इसी के साथ भोपाल अब देश का 26वां मेट्रो शहर बन गया है। शुरुआती चरण में मेट्रो 8 स्टेशनों के बीच दिन में 17 फेरे लगाएगी। और किस तरह से मेट्रो का संचालन होना है, कहां पर ये मेट्रो रुकने वाली है, कितना किराया इसका तय किया गया, देखिए इस रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में रविवार को एम्स स्टेशन से भोपाल मेट्रो का पहला कमर्शियल रन शुरू हुआ। शुरुआती चरण में मेट्रो सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगी। इस दौरान कुल 17 ट्रिप होंगी। एम्स, अलकापुरी, डीआरएम, रानी कमलापति, एमपी नगर, डीबी मॉल, केंद्रीय स्कूल और सुभाष नगर, इन 8 स्टेशनों से यात्री मेट्रो में सवार हो सकेंगे। एम्स से सुभाष नगर के बीच 9 और सुभाष नगर से एम्स के बीच 8 ट्रिप रहेंगी। फिलहाल हर 75 मिनट में एक मेट्रो उपलब्ध होगी। यात्रियों की संख्या और ऑपरेशन के अनुभव के आधार पर आगे फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाएगी। भीड़ नियंत्रण के लिए हर स्टेशन पर एक समय में अधिकतम 500 यात्रियों को ही प्रवेश दिया जाएगा। टिकट काउंटर से मिलेंगे किराया 20 से 40 रुपए। अभी ऑनलाइन टिकटिंग की सुविधा शुरू नहीं हुई है। यात्रियों को मैनुअल टिकट काउंटर से टिकट लेना होगा। किराया 3 जोन में तय किया गया है, जिसमें 2 स्टेशन तक 20 रुपए, 3 से 5 स्टेशन 30 रुपए, 6 से 8 स्टेशन 40 रुपए। अभी सिर्फ एक लाइन शुरू की गई है जिसे ऑरेंज लाइन नाम दिया गया है। इस लाइन पर 8 स्टेशन बनाए गए हैं।
लगभग 7 किलोमीटर के इस खंड में 8 एलिवेटेड स्टेशन शामिल है। यह स्टेशन एम्स, अलकापुरी, डीआरएम ऑफिस, रानी कमलापति स्टेशन है। एमपी नगर, बोर्ड ऑफिस, चौराहा, केंद्रीय विद्यालय एवं सुभाष नगर है। सभी स्टेशनों पर एस्केलेटर, लिफ्ट और रैंप की सुविधा है। डीबी मॉल, एमपी नगर और सुभाष नगर में फुट ओवर ब्रिज बनाए गए हैं। रानी कमलापति स्टेशन को रेलवे स्टेशन से सीधे जोड़ा गया है, जिससे ट्रेन से उतरकर यात्री सीधे मेट्रो पकड़ सकेंगे। भोपाल मेट्रो का पहला रूट एम्स से करौंद तक 16.5 किलोमीटर लंबा है। कॉरिडोर पर काम 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ के शासनकाल में शुरू हुआ था। अक्टूबर 2023 में पहली बार मेट्रो का ट्रायल रन हुआ था। अब करीब 7 साल बाद राजधानी को मेट्रो की सौगात मिल गई है। भोपाल मेट्रो के साथ शहर की यातायात व्यवस्था में एक नया अध्याय जुड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। इंदौर में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मशताब्दी के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उपस्थित रहे। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने अटल जी को असाधारण व्यक्तित्व बताते हुए उनके साथ जुड़े हुए स्मरण साझा किए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन राष्ट्र सेवा का प्रतीक रहा है। केंद्र और प्रदेश सरकार उनके आदर्शों पर काम कर रही है। कार्यक्रम में साहित्यकारों का सम्मान किया गया। इस दौरान भाजपा नेता सत्यनारायण जटिया ने अटल जी की कविताएं सुनाकर माहौल को और ज्यादा भावुक बना दिया। खजुराहो में सांसद खेल महोत्सव का सेमीफाइनल मुकाबला मेला ग्राउंड में हुआ। समापन समारोह में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा, राज्य वन मंत्री दिलीप अहिरवार, विधायक संजय पाठक, अरविंद पटेरिया की मौजूदगी में विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री पाटिल ने खजुराहो लोकसभा क्षेत्र में खेल के लिए 1.5 लाख से ज्यादा बच्चों के रजिस्ट्रेशन होने को लेकर सांसद विष्णुदत्त शर्मा की प्रशंसा की। इस दौरान मंत्री पाटिल ने बुंदेलखंड मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना केन बेतवा लिंक परियोजना पर कहा कि 2030 से पहले ये परियोजना बनकर तैयार हो जाएगी। खजुराहो क्षेत्र में माननीय सांसद श्री VD शर्मा जी ने खेल महाकुंभ की जो योजना केंद्र सरकार की ओर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब की ओर से है, उसको यहाँ पर जमीन पर उतारा है। करीब 1.5 लाख से ज़्यादा युवा बेटे बेटियां ने मिलकर इसके अंदर अपना नाम रजिस्टर किया है। आज सेमीफाइनल में भी 700 जितने बच्चे वो खेल खेल रहे हैं। जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय में 22 दिसंबर को जनादेश पर्व का आयोजन किया जा रहा है और जिसमें विशेष तौर पर केंद्रीय मंत्री JP नड्डा भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के लिए स्थानीय पुलिस ग्राउंड में बड़ी तैयारियां भी की गई। कार्यक्रम में राज्य सरकार के 2 साल के कार्यकाल की विकास गाथा जनता के सामने रखी जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ ही मंत्री विधायक मौजूद रहेंगे। VIP दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से प्रदेश भर के 1000 पुलिस जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। कार्यक्रम स्थल पर 3 बड़े डोम पंडाल तैयार किए गए। भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में जो सरकार चल रही है, माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, उस सरकार के 2 वर्ष पूरा हो रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि इस सरकार के 2 वर्ष पूरा होने की जो भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम होना है वो जांजगीर में हो रहा है। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी। देखिए 22 तारीख को एक शासकीय प्रोग्राम है जिसमें शासन के 2 साल पूरा होने पर एक आम सभा का आयोजन रखा गया है। इस आम सभा में काफ़ी आसपास के काफ़ी लोग आ रहे हैं और इसके साथ ही बीजेपी के बड़े पदाधिकारीगण और पूरा शासन के मंत्रीगण और माननीय CM साहब भी आएंगे। मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर जैसे शहरों में मेट्रो दौड़ना शुरू हो गई है, लेकिन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लोग अब तक एक स्काई वॉक का इंतजार कर रहे हैं। लगभग 7 साल का वक्त हो चुका है
लेकिन अब भी ये स्काई वॉक अधूरा पड़ा है। प्रोजेक्ट का काम एक बार फिर से शुरू तो कर दिया गया, लेकिन अब इसके पूरे होने को लेकर इंतजार है। वहीं दूसरे राज्यों की राजधानी में मेट्रो के प्रोजेक्ट्स पर काम भी हो रहा है और लोग मेट्रो में आज से सफर भी कर रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की राजधानी में लोग स्काई वॉक का इंतजार करते करते 7 साल गुजार चुके हैं और अब सवाल इस बात को लेकर खड़ा कर रहे हैं कि जो 7 साल पहले की जरूरत थी, क्या वही जरूरत 2025 में है? कितना प्रासंगिक ये स्काई वॉक है और आखिर इसका काम कहां पर अटका हुआ है, क्या इसकी प्रगति है? देखिए इस रिपोर्ट में। साल 2017 में शुरू हुआ रायपुर शहर का स्काई वॉक प्रोजेक्ट। मकसद था शहर के सबसे व्यस्त चौराहों पर पैदल यात्रियों को ट्रैफिक से राहत देना, लेकिन सियासी और प्रशासनिक अड़चनों की वजह से प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया। नतीजन कंक्रीट का ढांचा 7 सालों तक शहर के बीचों बीच खड़ा रहा और स्काई वॉक के निर्माण में करीब 45 करोड़ रुपए खर्च हो गए। साल 2018 में कांग्रेस की सरकार आते ही इसका निर्माण कार्य रुक गया और स्काई वॉक की उपयोगिता और अन्य वैकल्पिक उपयोगों पर विचार करने के बाद सरकार ने कमेटी गठित कर दी, जिसमें कि स्काई वॉक को ना ही तोड़ने और ना ही इसे पूरा बनाने का निर्णय ही लिया गया। इधर जनता इंतजार करती रह गई। स्काई वॉक प्रोजेक्ट पर एक नजर। लंबाई करीबन 1.5 किलोमीटर। मार्ग जयस्तंभ चौक, शास्त्री चौक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल। प्रोजेक्ट का उद्देश्य पैदल यात्रियों को सुरक्षा, ट्रैफिक से राहत, आधुनिक शहर की पहचान। स्काई वॉक के निर्माण में अब तक 45 करोड़ रुपए खर्च। स्काई वॉक की कुल निर्माण लागत करीब 76 करोड़। 40% निर्माण अब भी अधूरा। अधूरे स्काई वॉक निर्माण के लिए साय कैबिनेट ने बजट मंजूर किया। करीब 37 करोड़ 75 लाख रुपए का बजट मंजूर। 7 साल के बाद काम फिर हुआ शुरू। अब करीब 7 साल बाद राज्य सरकार ने इस अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने का फैसला लिया है। स्काई वॉक निर्माण के लिए करीब 37 करोड़ 75 लाख रुपए का बजट मंजूर किया गया है। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि निर्माण कार्य जल्द ही पूरा किया जाए, जिसके लिए फिर से इसका काम तेजी से होता दिखाई दे रहा है। प्रोजेक्ट में डिजाइन में कुछ बदलाव और अपडेट किया गया है। लंबे समय से अधूरा पड़ा स्ट्रक्चर बारिश और धूप में खराब होता चला गया। वर्तमान में लोहा, सीमेंट समेत अन्य सामग्रियां महंगी होने की वजह से इसकी लागत भी बढ़ गई। स्काई वॉक में लोगों की सुविधाओं का भी खास तौर पर ध्यान रखा गया है। पूरे मार्ग पर 12 जगहों पर सीढ़ियां और एस्केलेटर लगाए गए हैं। इसके अलावा सीढ़ियों की भी व्यवस्था अलग से होगी। मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर जैसे महानगरों में आम लोगों के लिए मेट्रो जैसी सुविधाएं शुरू हो गई, लेकिन वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आम जनता को अब तक स्काई वॉक की सुविधा नहीं मिल सकी है। लंबे समय का इंतजार गुजर चुका है। 2017 में पहले इसकी शुरुआत की गई, बाद में सरकार बदलने के बाद राज्य सरकार ने इसका काम रोक दिया था। वहीं छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार आने के बाद स्काई वॉक के पुनः निर्माण कार्य को सहमति दी गई और काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन अब भी राजधानी वासियों को स्काई वॉक के पूरा होने का इंतजार है। 7 साल तक अधूरा पड़े स्काई वॉक को कहीं ना कहीं जंग लग गया, पूरी तरीके से जर्जर हो गया। जब सरकार बदली छत्तीसगढ़ में तो इस दौरान इसका काम रोक दिया गया था और यही वजह थी। 7 साल तक अधूरा पड़े रहने की वजह से स्काई वॉक पूरी तरीके से खराब हो गया और जगह जगह पर पूरी तरीके से जंग खा गया। अब तक इस प्रोजेक्ट में करीब 70 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं और वहीं 7 साल तक अधूरा पड़े रहने की वजह से अब इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए लगभग 35 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि और खर्च की जाएगी। एक और जहां देश के दूसरे राज्यों के महानगरों में लोगों को मेट्रो जैसी सुविधाएं मिल रही हैं, तो वहीं राजधानी रायपुर में अब तक आम लोगों को पैदल चलने के लिए जो स्काई वॉक बनाने का उद्देश्य से बनाया जा रहा था, वो अब तक पूरा नहीं हो सका है। दरअसल अंबेडकर चौक से लेकर के घड़ी चौक, इसके अलावा जयस्तंभ चौक तक स्काई वॉक को बनाने का निर्णय लिया गया है। 1.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका निर्माण कार्य फिर से शुरू किया गया है, जिसके लिए 30 करोड़ रुपए से ज्यादा भी खर्च किए जाएंगे, लेकिन कब इसका कार्य पूरा होगा ये किसी को पता नहीं है। इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि जो लोग पैदल चलते हैं वो कहीं ना कहीं ट्रैफिक से बचे, दुर्घटना से बचे, उनके लिए ये स्काई वॉक बनाया जा रहा है, जिसमें एस्केलेटर जैसी सुविधाएं देने की भी बात सामने आई है। लेकिन इसका निर्माण कार्य कब पूरा होगा, इस बात का सभी को इंतजार है। कैमरा पर्सन भूपेश आंगले के साथ मोहम्मद सैन, NH 24/7 रायपुर। तो देखिए, तेजी से छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर आगे बढ़ रहा है, आबादी भी बढ़ रही है और किसी भी शहर के लिए उसका यातायात सिस्टम मजबूत होना बेहद जरूरी है। ऐसे में 7 साल पुराना जो यातायात की जो जरूरतें थी उसको ध्यान में रखते हुए इसको फिर से बनाया जा रहा है। ऐसे में इसकी प्रासंगिकता जो है उसको लेकर अब चर्चा फिर से शुरू हो गई। बहरहाल बढ़ते आगे,
अंबिकापुर में राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग की कार्यशैली को लेकर फिर से एक बार सवाल खड़े हो रहे हैं। शहर के सदर रोड से होकर गुजरने वाली NH 43 पर रातों रात की गई मरम्मत सुबह होते तक उखड़ गई। हालात ऐसे बने कि नगर निगम के सफाई कर्मियों को नई बनी हुई सड़क को उखाड़कर कचरा उठाने वाले ट्रैक्टर में भरना पड़ा। करीब 6 करोड़ रुपए की लागत से पेच रिपेयरिंग कराई गई थी, लेकिन कुछ ही घंटों में सड़क की गुणवत्ता सामने आ गई। रात में बनी सड़क को जब स्थानीय लोगों ने सुबह देखा तो डामर और गिट्टी ऐसे उखड़े थे जैसे सड़क सालों पुरानी। तो देखिए, अंबिकापुर की ये खबर है। तस्वीरें अपने आप में बोल रही है कि 6 करोड़ का ये काम है। काम कितना मजबूती से किया गया ये बताने की जरूरत नहीं है। रात में काम हुआ और सुबह तक इस तरह से इसको उठाकर ले जाने की नौबत आ गई। आगे मंडला जिले के ग्राम पंचायत भड़िया से एक परिवार को बंधक बनाने का मामला सामने आया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जयंती मरावी ने आरोप लगाया कि घर के चारों ओर कांटेदार तार लगाकर रात में गेट पर बाहर से ताला जड़ दिया गया। उन्होंने करीब 12 साल पहले शासकीय भूमि पर मकान बनाया था, जिस भूमि को बाद में दूसरे ग्रामीण को आवंटित कर दिया गया। विवाद न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद ये कार्रवाई की गई है। इधर मामला सामने आने के बाद तहसीलदार पूजा राणा मौके पर पहुंची। पुलिस की मौजूदगी में फेंसिंग हटवाकर ताला खुलवाया गया। आगे की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पहले किसी का कोई कब्जा नहीं था, ये वाला सास की जमीन था। तो मुझे गांव वालों ने बोला, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ, तो गांव वाले बोले कि यहाँ मकान बना लो, किसी का कोई जमीन नहीं है। तो मैंने बना लिया सर। अब चाहे जब प्रताड़ित करते हैं सर, मारने पीटने की धमकी देते हैं उल्टा सीधा, और पहले उनका कोई कब्जा नहीं था सर। जब अभी मैं रहने लगी, 10-12 साल हो गए रहने लगी, तब जाके उन लोग आपत्ति उठा रहे हैं और मुझे प्रताड़ित करते हैं जब चाहे जब भी। और अभी ताला लॉक कर दिए हैं। और कल तो फेंसिंग से अंदर घुस रही थी 4 बजे स्कूल से आने के बाद, तो मेरा ड्रेस भी फट गया सर। जयंती बाई द्वारा शिकायत की गई थी कि उनके घर के समक्ष में फेंसिंग करके और घर के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया गया। इस पूरे परिप्रेक्ष्य मामले की जानकारी प्राप्त होते ही हम राजस्व विभाग के लोग और पुलिस बल के साथ यहाँ उपस्थित हुए। पूरे मामले का संज्ञान लिए, दोनों पक्षों से हमने बात की। तो ये चीजें निकल के आई हैं कि जो जयंती बाई के घर पे ताला लगा था वो एक तरह से मानवीय दृष्टिकोण से सही नहीं था और घर के आसपास फेंसिंग थी। तो दोनों पक्षों को समझाइश दी गई, दोनों पक्ष अभी मान गए हैं और दोनों पक्षों की उपस्थिति में हम लोगों ने ताला खुलवा दिया है। एक तरफ खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं, उन्हें समय पर खाद नहीं मिल पा रही, तो वहीं दूसरी तरफ खाद तस्करी कर दूसरे प्रदेशों में बेची जा रही है। खाद तस्कर खुलेआम खाद की सप्लाई दूसरे प्रदेश में कर रहे हैं। आरोप है कि खाद वितरण अधिकारियों और तस्करों की मिलीभगत से चंबल नदी के उसेद घाट से स्टीमर के जरिए खाद को उत्तर प्रदेश के पीनाहट शहर तक पहुंचाया जा रहा है। इस पूरे मामले में जिम्मेदार अधिकारियों की गंभीर लापरवाही उजागर हुई है। खाद संकट से जूझ रहे किसान जहां खेतों में खाद के इंतजार में हैं, तो वहीं तस्करी का ये खेल प्रशासन की नाक के नीचे ही चल रहा है। खाद तस्करी से जुड़ा हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़े हो। चंबल नदी पिनाट घाट पर आप देख सकते यूपी में यूरिया न मिलने, इधर ये स्टीमर भी काफी भर रहा है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धमतरी से अयोध्या, वाराणसी और वृंदावन की तीर्थ यात्रा पर निकले 54 यात्रियों के साथ बड़ा हादसा होते होते बच गया। ट्रेवल एजेंसी ने प्रति यात्री 6,000 रुपए लेकर जिस बस का वीडियो दिखाया था, उसकी जगह कंडम बस भेज दी गई। यात्रियों के सवाल करने पर आधे रास्ते में बस बदलने का आश्वासन दिया गया। अमूमन ऐसा होता है, बड़े बड़े विज्ञापन आप देखते हैं कि फला फला जगह की तीर्थ यात्रा पर आपको लेकर जाएंगे, इतने पैसे आपको देने होंगे, लग्जरी बस होगी, 3 स्टार या 5 स्टार होटल होगा, रुकने रहने खाने की सारी व्यवस्था इसी में की जाएगी। कुछ इस तरह का ही ऑफर इनको भी दिया गया था, विश्वास जीता गया था। लेकिन जब आधे रास्ते में जब बस नहीं बदली गई, बस बार बार खराब होती रही, तो उसके बाद यात्रियों का गुस्सा और बढ़ गया। सिमगा के पास बस के दोनों टायर भी फट गए, जिसमें 54 यात्रियों की जान बाल बाल बच गई। परेशान यात्री रात भर भटकते रहे। बाद में दूसरी बस भेजी गई, लेकिन यात्री यात्रा छोड़कर धमतरी के लिए लौट आए। कोतवाली थाने सीधे पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सदगुरु ट्रेवल्स के खिलाफ शिकायत दर्ज की। यात्रियों ने एडवांस में दिए गए 1,65,000 रुपए वापस लौटाने
संचालक पर कार्रवाई को लेकर मांग की। तो इसी के साथ 9 PM में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।